हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर की सेकंड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेट इनकम अप्रोच एंड आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ये हमारा थ्योरी ऑफ रिलेवेंस में आ रहा था। आपको याद होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने दो पार्टीशंस किए थे, जिसमें एक था हमारा रिलेवेंस पार्ट और एक था इरिलेवेंट थ्योरीज़ का। तो हमारा जो नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच है वो रिलेवेंस कैटेगरी का पार्ट है, दोनों ही थ्योरीज़। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से दोनों के। इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है, द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर सेज दैट फॉर एनी कंपनी और इन्वेस्टमेंट देयर इज़ एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी financing that minimizes weighted average cost of capital and maximizes value of the firm। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में ये कहा गया है कि जब एक कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करती है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि उनके पास दो मेजर सोर्सेज होते हैं, एक होता है इक्विटी कैपिटल का और एक होता है डेब्ट कैपिटल का, राइट। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि हर कंपनी के पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन डेब्ट और इक्विटी का ज़रूर होता है, एक ही राइट कॉम्बिनेशन और यहाँ पे होता है जिसका इस्तेमाल करके कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकती है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज़ कर सकती है। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर सेज दैट अ फर्म्स वैल्यू इंक्रीजेस। ट्रेडिशनल थ्योरी में ये कहा है कि एक कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी टू अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल तक, टू अ सर्टेन लेवल ऑफ डेब्ट कैपिटल, आफ्टर विच इट टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी और बाद में एंड इवेंचुअली बिगिंस टू डिक्रीज इफ़ देयर इज़ टू मच बोरोविंग। तो इस पैराग्राफ में ये कहा गया है हमें कि एक कंपनी जब अपनी इक्विटी कैपिटल के साथ साथ डेब्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करती है तो इससे क्या होगा, शुरुआत में कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कंपनी को एक साथ फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट से तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करके यूज़ करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में लगाती है, राइट। अब उस डेब्ट पे कंपनी को एक फ़िक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होती है उसकी वैल्यू फ़िक्स पेमेंट होती है, ठीक है। अब कंपनी को पता है कि उसका खर्चा तो फिक्स्ड हो रहा है, इस लेवल से ज़्यादा उसका खर्चा बढ़ेगा नहीं, पेमेंट्स नहीं बढ़ेंगे इंटरेस्ट की, लेकिन कंपनी उस ह्यूज फंड का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट्स बढ़ाती जाती है। प्रॉफिट्स बढ़ने से मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ हो जाती है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम निकालते हैं इक्विटी एंड डेब्ट की, जिसे कैलकुलेट करना आपको प्रीवियस लेक्चर नेट इनकम अप्रोच में सिखाया गया था, राइट। वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की डिक्रीज़ हो जाती है। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज़ हुई और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ हुई। कैसे? बाय यूजिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ डेब्ट कैपिटल। अब बाद में क्या होता है, इसके बाद एक लेवल आता है जब कंपनी थोड़ा और डेब्ट कैपिटल यूज़ करती है तो क्या होगा, उस थोड़ा और डेब्ट कैपिटल यूज़ करने से इक्विटी प्रोपोर्शन घटेगा, लेकिन उस लेवल पर जो कंपनी की कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है। इसके बाद भी अगर कंपनी और डेब्ट कैपिटल यूज़ करेगी तो इसका एडवर्स इफेक्ट कंपनी पे पड़ेगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये सिचुएशन जो थर्ड केस है वो होती है ओवर लीवरेजिंग की वजह से। दिस द मार्केट वैल्यू डिक्रीजेज एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ ओवर लीवरेजिंग। According to traditional approach, there is a right combination of debt and equity in the capital structure that can increase the firm's market value। इसमें हर थ्योरी की कुछ अजम्पशंस होती हैं, जो इसी तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच की भी कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑन द डेब्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा फॉर अ सर्टेन पीरियड, लेकिन एक सर्टेन पीरियड तक, एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन लीवरेजेस। ऑब्वियसली बाद में बढ़ेगा, क्यों बढ़ जाएगा बाद में, देखो स्टार्टिंग में कंपनी ने डिबेंचर से बोरोविंग्स किया तो उनको एक सर्टेन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बाद में कंपनी जब और डेब्ट कैपिटल से बोरोइंग करेगी तो जो क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर्स हमारे क्रेडिटर्स ही तो होते हैं,
क्रेडिटर्स ये देखेंगे कि इस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली इसके खुद के जो ऑनरशिप कैपिटल है, जो इक्विटी कैपिटल है, वो कम है। तो यहाँ पे इन केस कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या ये हमारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर पाएंगी या नहीं। तो इस वजह से, इस रिस्क की वजह से जो डिबेंचर्स हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करते जाएंगे। सेकेंड असम्पशन आती है द एक्सपेक्टेड रेट बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये भी फिक्स्ड स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर विल ऑल्सो डिमांड अ हायर एक्सपेक्टेड रेट, राइट। ये भी किस वजह से होता है, क्योंकि अब इक्विटीज़ देखेंगे कि कंपनी जो है आउटसाइड बोरोविंग ज़्यादा कर रही है, तो इक्विटीज़ ही कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं। सारा प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट भी वही एंजॉय करते हैं, तो साथ ही साथ जो लॉसेज होते हैं वो भी उन्हें ही बियर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटीज़ भी हायर डिमांड करेंगे। थर्ड आता है एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों की अप एंड डाउन होने की वजह से द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो स्टार्टिंग में डिक्रीज़ होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको डेप्ट से फ़ायदा मिलेगा, एंड देन एक टाइम तक वो कांस्टेंट रहने के बाद इंक्रीज़ होती चली जाएगी। द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज़ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक एग्जांपल से इसको और बेटर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 केसेस हैं। फर्स्ट केस में हमें सिचुएशंस दी हुई हैं, जैसे कि कंपनी ने डेप्ट यूज़ किया हुआ है 10%, इक्विटी 90%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ रही है 10% की एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रही है 17% की। तो हम देखें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगा हमें 16.3%। ये एक अज्यूम्ड फिगर्स है कॉन्सेप्ट को सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट केस में क्या है, अगर डेप्ट आप 10% ले रहे हो कॉस्ट और इक्विटी 90% ले रहे हो, तो कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.3% पड़ रहा है। केस 2 में कंपनी ने क्या किया, डेप्ट कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन हमारा 100% तक रहता है, डेप्ट अगर 30% तक आ गया तो इक्विटी आपके 70% तक चले जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, डेप्ट थोड़े बढ़े तो डेप्ट की कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ गई, 11% हो गई, इक्विटी की कॉस्ट भी बढ़ गई, 18% हो गई, और WACC हमारा 15.9% पे आ गया। केस 2 में हमें बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट ऑफ लीवरेज, जिसकी वजह से WACC कंपेरेटिव ऑफ केस 1 हमारा केस 2 में डिक्रीज़ हो गया है। केस 3 में कंपनी ने डेप्ट को 50% कर दिया, इक्विटी को भी 50% कर दिया। ये डेप्ट और इक्विटी मिला के कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर में ट्रेडिशनल थ्योरी ने हमें ये कहा था कि एक ऐसा राइट कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है जहाँ पे कंपनी की WACC डिक्रीज़ हो जाती है अपने मिनिमम पॉइंट तक, और वो अपनी वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ा सकती है, और यही कंपनी का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो केस 3 में मैं अगर पांचों केसेस कंपेयर करूँ तो सबसे कम WACC आ रही है, राइट। सो दिस इज़ अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज अज्यूम्ड फिगर्स। केस 4 में हमारा अगर डेप्ट को और बढ़ा दिया जाए, 70% कर दिया, और इक्विटी को हमने और रिड्यूस कर दिया, 50 से 30% कर दिया, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, इक्विटी सारा रिस्क बियर कर रहे हैं, और डेप्ट डिबेंचर्स जो है वो और हायर इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। सिचुएशन एडवर्स हो गई है, और WACC घटने की बजाय अब हमारा बढ़ गया है, क्योंकि हम उस राइट कॉम्बिनेशन से भी आगे आ गए हैं, ठीक है। केस 5 में अगर आप डेप्ट को 90% कर दोगे, इक्विटी को 10% कर दोगे, ऑब्वियसली इक्विटीज़ के लिए रिस्क बहुत बढ़ेगा, डिबेंचर्स के लिए भी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी डेप्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई, 16% पे आ गई, इक्विटी की कॉस्ट भी बढ़ के 23% पे आ गई है, एंड WACC हमारा और ज़्यादा हो गया है 16.7% तक। तो ये एक सिचुएशन, ट्रेडिशनल थ्योरी ने ये कहा है कि आप हमेशा ही डेप्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस करते करके वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा नहीं सकते और WACC को हमेशा घटा नहीं सकते। ट्रेडिशनल थ्योरी ने कहा कि हमेशा एक सिचुएशन आएगी आपके पास, आप कितना कितना डेप्ट यूज़ कर रहे हो, क्या कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि आप WACC को कहाँ तक घटा रहे हो, राइट कॉम्बिनेशन तक, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे केस 3 है। केस 3 से पहले कंपनी फिनेंशियल लीवरेज का और बेनिफिट ले सकती है और अपने WACC को और भी ज़्यादा घटा सकती है, लेकिन केस 3 के बाद अगर कंपनी ने और लीवरेज किया तो वो लीवरेज इंस्टेड ऑफ लीवरेज वो हमारा ओवर लीवरेजिंग हो जाएगा और सिचुएशंस एडवर्स हो जाएंगी, WACC भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ फर्म घटना शुरू हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड इट्स डिफरेंट अप्रोचेज एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन
कैपिटल स्ट्रक्चर की जो भी थ्योरीज हैं और जो अप्रोचेस हैं वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप बनाती हैं, WACC एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, सेकंड WACC एंड अमाउंट ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड WACC मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड अमाउंट ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तीनों में से राइट ऑप्शन आपने चूज़ करना है और कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करके बताना है। सेकंड है क्वेश्चन, द WACC ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस एंड the market value of the firm decreases if the firm crosses the optimal level of debt to equity ratio। ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन है आपका कि कंपनी अगर एक जो राइट कॉम्बिनेशन है, जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है डेप्ट एंड इक्विटी, अगर उस कॉम्बिनेशन को क्रॉस कर देती है, राइट, तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज़ होगा। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है या गलत है। राइट ऑप्शन चूज़ करो और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। सो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया। ये आपका कंप्लीट ट्रेडिशनल थ्योरी था। इसका एक ग्राफ ऑफ बनता है, डायग्राम के थ्रू भी आप इसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइट, ट्रेडिशनल थ्योरी की। और बाकी आज के लेक्चर में यही था। प्रैक्टिस करते रहो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।